बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे, घरों में स्टे कर रहे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे AAS भी कहते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एटम्स को हीट एक्साइट करते हैं और एटम्स के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन एब्जॉर्ब की। जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें एटम्स की एटम सैंपल में मौजूद एलिमेंट की कंसंट्रेशन पता चल जाती है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि पहला स्टेप ये है प्रिंसिपल में कि एटोमाइजेशन ऑफ सैंपल। हम सैंपल को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सैंपल के जो एलिमेंट हैं, सैंपल एलिमेंट हैं, उन्हें वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 2 है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए लाइट सोर्स बाय फ्री एटम्स। वो जो फ्री एटम्स हैं वेपर्स की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में फ्री एटम्स हमने कन्वर्ट कर दिए, अब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके नतीजे में एटम्स के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी अमाउंट में एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब किया। उस एब्जॉर्ब शुदा लाइट का हम एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंसंट्रेशन कितनी है एलिमेंट की। सबसे पहला स्टेप इसमें है HCl हालो कैथोड लैंप। एक हालो कैथोड लैंप है जिसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो कैथोड है वो मेटल ऑफ इंटरेस्ट का बना हो। मेटल ऑफ इंटरेस्ट, मेटल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब अगर हमने सैंपल में सोडियम को एनालाइज करना है तो हमारा कैथोड सोडियम का बना होना चाहिए। अगर हमने सैंपल में पोटाशियम को एनालाइज करना है तो हमारा कैथोड पोटाशियम का बना होना चाहिए। अगर हमने सैंपल में कैल्शियम को एनालाइज करना है, उसकी कंसंट्रेशन को जानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हमारा जो कैथोड है इसमें हालो कैथोड लैंप में वो कैल्शियम का बना होना चाहिए। इसके बाद ये टेस्ट सोल्यूशन है, इसको या सैंपल भी बोलते हैं। टेस्ट सोल्यूशन और सैंपल को हम नेबुलाइज़र में भेजते हैं। नेबुलाइज़र में टाइनी ड्रॉपलेट्स में आ जाता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स में, जैसे एरोसोल भी बोलते हैं, एरोसोल। इसको हम फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो फ्लेम है वो चलता रहे। ये फ्लेम है, ये फ्लेम है, शोला हमारा जारी रहे, शोला चलता रहे, ये फ्लेम है। ठीक है, इसके बाद आगे एक मोनोक्रोमेटर है, फिर डिटेक्टर है, फिर रीड आउट है। अच्छा, तो जब हमने अपना सैंपल सोल्यूशन टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इनर्ट गैसेस के फ्लो में फ्लेम को दिया, तो हमारा सैंपल जब फ्लेम में चला जाएगा तो वो वेपर्स, एटम के वेपर में, एटम्स वेपर्स फॉर्म में आ जाएंगे, गैसियस एटम्स में यहाँ आ जाएंगे, गैसियस एटम्स में आ जाएंगे। यहाँ से रेडिएशन आएगी, वो रेडिएशन इस फ्लेम में जो गैसियस एटम्स में हमारा सैंपल आ चुका है उससे स्ट्राइक करेगी और ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे इधर रेडिएशन होगी जो कि अब्जॉर्ब नहीं की होंगी, जिन्होंने अब्जॉर्ब नहीं की होंगी वो ट्रांसमिट होंगी, वो ट्रांसमिट होंगी। आगे मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर एक मखसूस वेवलेंथ को सेलेक्ट करेगा, बाकियों को सेलेक्ट नहीं करेगा। एक मखसूस वेवलेंथ जिसका हमने एनालिसिस करना है। फ़र्ज़ कीजिए हमने सोडियम का एनालिसिस करना है, तो वो वेवलेंथ जो सोडियम की होगी वो 589 नैनोमीटर तक होती है इस रेंज में, तो उसको अलाउ करेगा गुजरने पे। वो मोनोक्रोमेटर से पास हो गया, डिटेक्टर में आ गई, डिटेक्टर लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर आगे रीड आउट में चली जाएगी। तो इसमें एक तो ये बात थी। इसमें एटॉमिक जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है इसके कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें एक HCl है, हालो कैथोड लैंप।
इसके बाद नेबुलाइज़र है जो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। एटोमाइज़र है जो हमारे सैंपल को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करता है। मोनोक्रोमेटर है जो सब वेवलेंथ को गुजरने नहीं देता, एक मखसूस वेवलेंथ को गुजरने देता है जिसका हमने एनालिसिस करना होता है। फिर डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट करता है, एक स्पेक्ट्रम बनाकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो कर देता है। यह है कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू डिटरमिन दी अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट की अननोन कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम नॉन कंसंट्रेशन वाला सैंपल यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमने पोटाशियम यूज़ किया जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता थी, उसकी हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उससे जो एब्जॉर्बेंस हमारे पास आई, फ़र्ज़ कीजिए वो 0.4 आई, कंसंट्रेशन टू थी 0.4 आई। फिर हमने जो एलिमेंट यूज़ किया उसकी कंसंट्रेशन हमें पता थी, फ़र्ज़ कीजिए उसकी कंसंट्रेशन थी 4 और उसकी एब्जॉर्बेंस आई 0.6। फिर जो हमने एक एलिमेंट यूज़ किया जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता थी, उसकी एब्जॉर्बेंस आई हमारे पास 0.7, उसकी कंसंट्रेशन 6 थी। फिर जो हमने एलिमेंट यूज़ किया उसकी कंसंट्रेशन फ़र्ज़ कीजिए 7 थी, एब्जॉर्बेंस आई 0.8। फिर हमने एक ऐसा एलिमेंट यूज़ किया जिसकी कंसंट्रेशन अननोन थी, हमें नहीं पता था कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, लेकिन उससे हमें एब्जॉर्बेंस पता चल गई जब हमने उसे रन किया, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी की। फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी एब्जॉर्बेंस आई 0.5, तो हम देखेंगे कि 0.5 कर्व से कहाँ, यहाँ, इसका मतलब है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 4.1 के लगभग 4 है। इस तरह हम एक अननोन कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, किसी भी एलिमेंट की अननोन कंसंट्रेशन को एब्जॉर्बेंस की हेल्प से कैलिब्रेशन कर्व को यूज़ करते हुए हम उसकी कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आपको कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा, और काइंडली अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आदाब।